पिछले कुछ दशकों में पंजाब में गेहूं और चावल की उपज बढ़ाने के लिए रसायन और पानी का अंधाधुंध दुरुपयोग किया गया। क्योंकि गेहूं चावल की खेती ज्यादा फायदेमंद थी, इसलिए किसानों ने दूसरी फसलों की खेती करना लगभग बंद कर दी, जिस कारण जमीन बंजर होती गई, मिट्टी का संतुलन बिगड़ता गया, पंजाब की किसानी की हालत बद से बदतर होती गई। वैज्ञानिक ढंग से खेती करना और वैज्ञानिक सोच रखनी किसानों के लिए जरूरी होगी। ये विश्वास रखने वाले कुछ किसानों को हम पंजाब के जिला नवांशहर के गांव जगतपुर और उसके पास के गांवों के किसानों को मिले और ये फिल्म बनाई। इस फिल्म के रचयिता और अदाकार किसान और उनके परिवार हैं। सच्चे तथ्यों पर आधारित किसानों की अपनी सामुदायिक फिल्म। बहनों और भाइयों, आज जो नाटक हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इस नाटक में पंजाब के किसानों की मंदी हालत को दर्शाया गया है। पंजाब का किसान, जिसे सारे भारत का पेट भरने वाला कहा जाता है, आज उसकी ऐसी हालत हो गई है कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर है। वो हर तरफ हाथ पैर मार रहा है, पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो आज हमारे इस नाटक का नाम है कोई राह नजर आए। कर्मया, हौसला नहीं छोड़ते। ये धूप छांव तो चलती रहती है, ये तो जमींदारी का हिस्सा है। ऐसी बातों से घबराकर हौसला नहीं छोड़ते। अरे हौसला भी किसी बात से ही होता है। 4 दाने आ जाते तो हौसला भी होता। हमें तो इस खेती ने सारी उम्र के लिए कर्जदार बना दिया साहूकारों का। मेरा तो भाई दिल करता है कि कुछ खा के मर जाऊं। पागल न बन, हमें देख, हमारी खेती भी तुमसे अलग तो नहीं है, पर फिर भी कुछ न कुछ बच ही जाता है। तुम्हारी तो बात ही और है। तुम्हारा आदमी बाहर गया है, उसके सिर पर खेती चलती है। हमारा ना कोई बाहर गया, ना कोई नौकरी पेशा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? एक आदमी तुम्हारा बाहर निकल जाए, एक आदमी यहाँ काम संभाले। बाहर जाना कोई आसान काम नहीं, 7-8 लाख रुपए लगता है। फिर हम ऐसा करते हैं, रामे के साथ वाला खेत बेच देते हैं। वो जमीन समतल भी नहीं है। जमीन बेच दें? कुलजीत 5 लाख रुपए खर्च के बाहर गया, पर एजेंट के धोखे का शिकार होके उसे मास्को एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा, और अब वो पहले से भी ज्यादा निराश रहने लगा। हौसला नहीं छोड़ते भाई, जो होना था सो हो गया। ये सब तकदीरों का खेल है। एक तो पहाड़ जितना कर्जा और दूसरा खेत भी चला गया। तूने कौन सा जानबूझ के किया है? ये सब तो मुकद्दर का खेल है। मैं तो हार गया भाई। मेरा दिल करता है फांसी लेके मर जाऊं। ओए, ऐसा नहीं सोचते हैं, कोई नई सोचनी सोच। सोचने के लिए मेरे पास रहा भी क्या है। हमेशा चढ़ती कला में रहना चाहिए। चला, पाली के घर चलते हैं। और वो कनाडा से आए पाली के घर गए। देख भाई बलजीत सिंह, मेरा तो ये कहना है कि पंजाब में छोटी किसानी का कुछ नहीं बनने वाला, चाहे कोई जितनी मर्जी मेहनत करता रहे। घर की जरूरतें पूरी नहीं होती, कुएं की मिट्टी वहीं लग जाती है।
मेरा तो सीधा हिसाब है, जिसके पास 1-2 एकड़ है वो अपनी जमीन बेच के बाहर निकल जाए, दूसरी बात सोचे भी ना। हमारी खेती भी इनकी वजह से ही चलती है। मुझे ही देख लो, जो मैं 2 एकड़ पकड़ के जय जवान जय किसान करता रहता तो ये सब कुछ होना था मेरे पास। वो टूटी सी झुग्गी डाल के मिट्टी फांक रहा होता। ये सब कुछ बाहर की वजह से ही है। तेरी किस्मत अच्छी है, अच्छी जगह हाथ पड़ गया, मेरा तकदीर ने साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, एक बार बात नहीं बनी तो दोबारा ट्राई कर। लोग तो 20-20 बार ट्राई करते हैं। हौसला ना हार, तू अपनी जमीन बेच और कनाडा पहुंच, बाकी मैं देख लूंगा। जमीन कौन लेगा? और यार फिक्र ना कर, हम क्या मर गए हैं? बुजुर्गों की जमीन है, विरासत है, समझ नहीं आता क्या करें। जज्बाती होके अपनी हड्डियां घिसानी है तो घिसाए जा, हमारा क्या जाता है, हड्डियां तेरी अपनी है। कुलजीत दोबारा बाहर ना जा सका। उसने खेतों में मेहनत की, चावल बीजा, पर जरूरत अनुसार पानी ना मिला। अलग अलग खादों व जहरों को लगातार इस्तेमाल के कारण जमीन बोदी हो गई। रवायती फसलों ने जमीन की उपजाऊ शक्ति तबाह कर दी। कुछ जिन्सों को मंडी ना मिली और ऊपर से कुदरत की क्रोपी। कुलजीत गले तक कर्जे में धंस गया। फिर एक दिन हरे इनकलाब का चमत्कार देख चुके पंजाब में किसानों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। देखना ये है कि इस बारे में क्या करेगी सरकार। मैं नवजोत, चैनल पंजाब। याद रहे, चैनल पंजाब पहला चैनल है जो इस घटना को कवर कर रहा है। सबसे तेज, सबसे आगे, चैनल पंजाब। क्या बात भाई प्रीतम सिंह, बीच में से उठ के आ गए? तुम्हें क्या लगता है ये नाटक दिखाने से किसानों की समस्या का हल निकल आएगा? किसानों की समस्या नाटक से हल नहीं होगी, पर बात तो चलानी ही होगी ना। ये बात इतनी आसान नहीं है दलजीत, जितनी तुम शहर में पढ़ने वाले समझते हो। मुझे पता है भाई, बात इतनी आसान नहीं है, इसीलिए तो ज्यादा फिक्र हो रही है। इस वक्त हमारी खेती विनाश की ओर बढ़ रही है। अगर इकट्ठे होकर इस समय हमने कुछ न सोचा तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। ये नाटक भी तो इसी करके रखा था ना, सारा गांव इकट्ठा होगा तो कोई बात चलेगी। अच्छा, नाटक खत्म होने वाला है, मैं चलता हूँ। अच्छा भाई मीटिंग रखी है दुसाद साहब के फॉर्म पे। अच्छा, कल मैं को पहुंच जाऊंगा। देखो भाई दोस्तों, खेती की आज की बिगड़ती हुई हालत का तो तुम्हें पता ही है। अगर अब भी हमने इकट्ठे होकर खेती के लिए कोई नया रास्ता ना ढूंढा तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। तुम्हें पता है पहले भी हमारे गांव में एक बहुत बड़ी दुखदाई घटना घट चुकी है। तो अगर हम कोशिश करके अभी भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढने का यत्न करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है खेती में अच्छी तब्दीलियों के लिए कोई ना कोई मार्ग ज़रूर मिल जाएगा। हल तो एकदम सीधा है, आप हर घर में से एक एक बंदा बाहर भेज दो। मैं आपकी माली इमदाद करने को तैयार हूँ। ओ लाला जी, जो लोग किसी भी तरह अपना आदमी बाहर नहीं भेज सकते वो कहाँ जाएं? वो कोई और काम धंधा करके गुजारा कर लें। यही तो बड़ा सवाल है भाई, हम खेती से अपना गुजारा क्यों नहीं कर सकते? मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल है। अकेली खेती से कुछ नहीं बनता। मुश्किल इस करके है कि हम अकेले अकेले अपने अपने हिसाब से हाथ पैर मार रहे हैं। इकट्ठे होके सोचे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, पहले तुम कोई रास्ता ढूंढ लो, फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे। तू मुझसे ज्यादा मजाक ना करा कर, मैं तुझे बताऊं। तू यहाँ घर भी तो खाली बैठा है, मीटिंग पर क्यों नहीं गया? वहाँ जाता तो 2 बातें पता चलती। मैंने नहीं जाना वहाँ, खाली बातों से पेट नहीं भरता। सारा गांव वहाँ इकट्ठा हुआ है, वो सारे पागल तो नहीं? खाली हैं सारे, सारा गांव कहाँ वहाँ इकट्ठा हो रखा है। वही हैं 5-7 दोसांझ के मित्र। दोसांझ को नेतागिरी का शौक चढ़ा है। तीसरे दिन बंदे इकट्ठे करके मीटिंग शुरू कर देता है, कहता है ये है नए पचिन नए राहें। तू तो हमेशा उनके खिलाफ ही बोलता है। किस बात में नेतागिरी करते हैं? जो बाहर से सीख कर आते हैं, गांव के लोगों को वही सिखाते हैं।
इसमें नेतागिरी क्या हुई? मुझे नहीं, उस महाज्ञानी के ज्ञान की जरूरत। अपने में घुलने से तो बात नहीं बनेगी। लोगों को मिलेगा जुलेगा तो अगले 4 सलाहें देंगे। अगर तुम दुशान से बात करो तो वह जरूर कोई ना कोई राह दिखाएंगे। मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी। मैंने बस सोच लिया है, किसी ना किसी ढंग से कनाडा निकल जाऊंगा। देखो भाई, ये हमारी संस्था नए पश्चिम नई राहें, ये हम सबकी साझी संस्था है और हमारा उद्देश्य भी साझा है। हमारी संस्था की सरगर्मियां हैं, 4-5 बातें बुनियादी हैं। उसमें से सबसे पहली जो है वो है अपने देश के पानी को, मिट्टी को, वातावरण को बचाना है। दूसरा है किसानों की खोई हुई खुशहाली को वापस लाना है। तीसरा है अपने देश के खपतकारों को स्वच्छ खुराक मुहैया करवाना है। चौथा है हमें दुनिया में डाइवर्सिफिकेशन के लिए, खेती में बदलाव लाने के लिए नई फसलें तलाश करनी है और नई मंडियां तलाश करनी है। हमारी संस्था के प्रोग्राम में एक और बड़ा मुद्दा है कि सरकारों के पीछे ना भागा जाए, बल्कि सरकार के कंधों पर अनाज के बिजनेस की जो परेशानियां हैं उसके बोझ को कम करना है और इसके साथ साथ किसानों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना है और खेती में विज्ञान को अपनाना है। देखो, तुम्हारे लिए एक और बड़ी शुभ खबर है। वो ये है कि हमारी संस्था ने फैसला किया है कि हर महीने 3 किसानों को खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी में नई खेती की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए और आप में से जो इच्छावान हैं वो इस ट्रेनिंग के लिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। और एक और बड़ी खुशी की बात है कि मिस्टर बालाकृष्ण अय्यर, जो कि हमारे तमिलनाडु से हैं, और मुझे इस समय ये महसूस हो रहा है कि जैसे तमिलनाडु का पंजाब का सुमेल हुआ है, और ये बड़े अनुभवी किसान हैं। इन्होंने बहुत सारी नई विधियां, खासकर ऑर्गेनिक खेती के लिए बड़ी नई विधियां विकसित की हैं और ये बड़े समझदार और हुनरमंद किसान हैं। ये यहाँ हमारे साथ 2 महीने रहेंगे और अपने अनुभव तजुर्बे हमारे साथ साझे करेंगे। आप कुछ बोलोगे अय्यर साहब? शुक्रिया। सत श्री अकाल जी। आज तो इस टाइम में बातचीत करने की ज़्यादा वक्त नहीं है। हम लोग किसान हैं, खेत में ही काम करते हैं, मिलते ही रहेंगे और टाइम भी मिलेगा बात करने के लिए। मगर जब भी मैं पंजाब के बारे में सोचता हूँ, मैं हमेशा दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ 500 करोड़ रुपए हर एक साल पेस्टिसाइड में इस्तेमाल करते हैं। ये पेस्टिसाइड पूरा जमीन के अंदर जहर की माफक फैल जाती है और जमीन को सत्यानाश कर देती है। ये सोचने वाली बात है कि इस तरह हम जमीन पर पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते जाएंगे और धरती को खराब करते जाएंगे, इस धरती और वातावरण का हाल क्या होगा? और इतनी सत्यानाश करने के बाद हम आने वाली पीढ़ियों को किस तरह के जमीन छोड़कर जाएंगे? ये बहुत गंभीर बात है। मेरे ख्याल में आज इतने ही काफी है, फिर मिलेंगे और काफी बातचीत करते रहेंगे। सत श्री अकाल। ये दुसांस देख कैसे डींगे मारता फिरता है। ये सत्यानाश करेगा। सत्यानाश तेरा क्या होगा? तू तो आरती है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर इन जाटों को कल आ गई तो हमें कौन पूछेगा? हर वक्त चिड़चिड़ासा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगाता, बस विदेश जाने की रट लगा रखी है। बुरे टाइम में बेबस बंदा बहुत कुछ कर लेता है, पर तू उसे समझाया कर। बाहर कौन सा दरख्तों को डॉलर लगे हैं, इधर भी तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने बहुत समझाया, गुमसुम सा बैठा रहता है या उठकर चला जाता है। तू खुद काम कर, घर में 4 पैसे आएंगे तो गुजारा अच्छा चलेगा, खुश रहोगे।
माल को भी ले आना, ऐसे ही गेहूं चावल के चक्र में फंसा बैठा है। हाँ हाँ, आ जाऊंगा। अपने देश में खेती बाड़ी को एक नया मोड़ देने के लिए इस समय 3 बातों की तरफ ध्यान देने की सख्त जरूरत है। उसमें से एक तो है कि खेती में लागत को घटाना, दूसरा है ऑर्गेनिक खेती की तरफ आना। ऑर्गेनिक खेती यानी रसायनों से मुक्त खेती। इसके लिए आईपीएम स्कीम को पूरी तरह खेती में अपनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है वो है खेती का बचा कुचा यानी गेहूं की नाली, चावल की पुराली, इसे खेतों में दबाना चाहिए। अगर हम पुराली को आग लगाते हैं या नाली को आग लगाते हैं तो उससे बड़े भारी नुकसान होते हैं। उसके साथ हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाले जो कीड़े हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और इस तरह हमारे मित्र पक्षी, उनके बच्चे, अंडे तक नष्ट हो जाते हैं। हमारी वनस्पति, वृक्ष, पौधे भी जो हैं भारी मात्रा में जल जाते हैं। उससे हमारी संपत्ति और हमारा नुकसान होता है और वातावरण प्रदूषित होता है। इसलिए इस समय हमें खेती में नई दिशाओं की तरफ बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। आओ अब मैं तुम्हें अपने फूलों की खेती दिखाता हूँ और तुम्हें कीड़े मारने की नई तकनीक, नई विधियों के बारे में समझाता हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है तुम्हारे शहर का? कभी अपने गांव भी आ जाया करो। आगे ही मुश्किल से गांव से पीछा छूटा है, तुम फिर गांव को करे जाते हो। कैसी चल रही है आपकी खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ने क्या चलना है, वो तो वहीं खड़ी है बेचारी। बस इन साइंसदानों ने जाटों को आगे लगा रखा है, चलाए जाते हैं। मुझे तो दुसांझ की बातें पल्ले नहीं पड़ती। तुम उनकी कोई बात मान कर तो देखो। कौन सी बात माने? फसलों को कीड़े मारने वाली दवाइयां ना डालें, ये टूटियां सी लगा दो, तब पता चलेगा कीड़े फसलों के साथ टूटियां भी खा गए। अच्छा, खिलाते रहो लोगों को जहर। फिर ना खाएं, हम कौन सी जबरदस्ती करते हैं? आज तक सुना है कोई सब्जी खाने से मर गया हो? न, जब तक कोई मरता नहीं तुमने इस बात से हटना नहीं। लगाए जाओ 56 कद्दुओं के जहर के टिक्के। सब्जी खाने से लोग नहीं मरते। चलो आ जाओ, खाना तैयार है दुसाद साहब का। इस समय हमारे देश में खेती में जहरों का इस्तेमाल खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। इन जहरों के कारण इंसानों को, पशुओं को, पक्षियों को, धरती में रहने वाले जीवों को भारी खतरा पैदा हो गया है। हमारे देश के वैज्ञानिक बड़ी सरगर्मी के साथ इस काम में जुटे हैं कि इसका कोई बदल तलाश किया जाए। उसमें कीड़ों से कीड़ों का विनाश या कीड़ों को पकड़कर मारना और कई तरीके जो हमारे वैज्ञानिकों ने उसके लिए खोज की है। उसमें से एक खोज है ये ट्रैप, जो बड़ा सस्ता है। इसके नीचे एक छेद है, छोटा सा। इसमें एक खास तरह का केमिकल लगाया जाता है जिसकी महक मादा स्टेम बोरल की तरह होती है। नर स्टेम बोरल यानी कि चिट्टी मक्खी इस महक को 500 मीटर की दूरी से सूंघ कर खींचा चला आता है और यहाँ आकर इस ट्यूब में फंस जाता है। भाई मैं तो दुसांझ की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जब ऐसी खतरनाक दवाइयों से कीड़े नहीं मरते तब इन मच्छर पकड़ने वाली मशीनों से क्या बनेगा? अगर कीड़े फसल को खा भी गए तो दुसांझ कौन सा हर्जाना भर देगा? अपना तो सीधा हिसाब है, कीड़े मार दवाई डालो, फसल बचाओ और लोगों को बीमारी लगाओ। तो और क्या, फसल को आग लगा दें? या तो दुसांझ सबसे करे इकरार कि जिसकी फसल खराब हुई वो हर्जाना भरेगा। तो फिर चाहे वो कीड़े पकड़ने वाली मशीन लगाए या कीड़ों के ऑपरेशन करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मुफ्त के तजुर्बे करता है तो अपनी समझ अपने घर रखे। राजपुर में लोगों ने तजुर्बे किए हैं और कामयाब भी हुए हैं। लोगों ने नहीं, सिर्फ एक आदमी ने तजुर्बा किया है। जो इस बार सुंडी नहीं लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी सुंडी नहीं लगेगी। वो तुम में तजर्बा करने की हिम्मत ही नहीं। अपनी मिट्टी और धरती को संभालिए खालसा जी। मिट्टी को बेदनी मत करिए। नए वैज्ञानिक तरीकों को सीखिए और इस्तेमाल कीजिए। क्यों खालसा जी? हमारे किसान हैं जो, वो अपने आप में खेती विज्ञानी हैं और ये खेत हमारी प्रयोगशाला है। जो ज्ञान हमें अपने बुजुर्गों से विरासत में मिला है वो तो है ही हमारे पास। हमें ज्ञान के नए स्रोतों के साथ जुड़कर इस भंडार को और बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे खेती विज्ञानी जो नित नई खोजें कर रहे हैं, उन खोजों को हमें अपने अनुभव व ज्ञान का हिस्सा बनाना चाहिए। दुसांझ तो ऐसे ही थूक में बड़े तलता है। इसने 4-5 मीटिंगें क्या अटेंड कर ली,
सारा गांव पीछे लगाए फिरता है। लोग तो ऐसे ही पीछे लग जाते हैं। वो बूटे का मारू, हाँ हाँ, वो भी एड़ियों को थूक लगाए फिरता है। वो कहता है मैंने भी अगले महीने ट्रेनिंग पर जाना है। ना जी, ये जो बातें करता है उसका कोई सिर पर है? कहता है मित्र कीड़े पालो, चींटियों की चींटों से कुश्ती करवाओ। इसमें कोई जटो वाली बात है? इसका फायदा हमें यह है डाइवर्सिफिकेशन का कि जो एक फसल कुदरती आफत के कारण खराब हो जाए या नुकसान में चली जाए तो दूसरी फसल से आमदनी होगी, या किसी की मार्केट डाउन हो जाए तो दूसरी फसल की कीमत अच्छी मिल सकती है। और इसके साथ उपभोक्ताओं को भी हर एक तरह की संतुलित खुराक मिल सकती है। और इसके साथ हमारी मिट्टी का, हमारे पानी का, वातावरण का बचाव होता है। और अंतर्राष्ट्रीय मंडी में भी इन चीज़ों की बड़ी भारी कीमतें हैं। और मैं समझता हूँ हमारे सारे किसान, हमारे विचारक, खेती वैज्ञानिक इस बात पे सहमत हैं कि इस समय पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन की भारी ज़रूरत है, क्योंकि चावल लगाने से हमने जो मिट्टी की जो तह बना दी है ना समझी करके, उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ है। पानी में ये जो नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है, 10 गुना पिछले कुछ सालों में। आ गए छोटे? भाई गेहूं चावल की खेती छोड़ ही दे अब। अच्छा, दुसाज के पास हो गया है, लग गया ना तू भी पीछे? गेहूं चावल छोड़ के कोई और फसल बोएंगे तो हमारा बाप उठाएगा उसे। तुझे दुसाज बड़ा खरा लगता है। हमारी दलीलों का तुम पर कोई असर नहीं है। इतनी देर में चाय लाया है। गेहूं चावल के सर पर ही गुजारा चलता है। जो हम और कुछ बेचते हैं तो हमें बेचने में मुश्किल होती है। या तो सरकार करार करे कि जो कुछ हम बीजें वो खरीदने को तैयार हो। पर भाभी, गेहूं चावल ने तो जमीन में से पानी खत्म कर दिया। भाई ये तो सरकार को सोचना चाहिए। अभी तक सरकार की तरफ मुंह उठाकर देखते रहे, तभी तो हालत खराब हुई। अगर सरकार मदद देती है तो ठीक है, नहीं तो हमें उनका मुंह नहीं ताकना चाहिए। सरकारी मदद को हमने अपनी बैसाखियां बना लिया है। और हम उसके इतने आदी हो गए हैं कि उसके बिना 2 कदम भी नहीं चल सकते, जैसे हमारी टांगे ही सूख गई हैं। रोशन साहब, ये घर की मंडी की मतलब क्या है? अय्यर साहब, आप ये देख ही रहे हैं, हमारे फार्म में थोड़े थोड़े फासले में फल फूल सब्जियां बहुत कुछ लगाया है। ये अपने घर के लिए है। अगर हम ये चीज़ें नहीं लगाएंगे तो फेरी वालों से या शहर जाकर खरीदनी पड़ेंगी। ऐसे 10 मेंबर के परिवार के लिए 5,000 रुपये का खर्च होगा। तो इस तरह 5,000 की मंडी हमारे घर में ही है। ऐसे में घर के लिए चीज़ें पैदा करके, जिसमें तेल है, शहद है, दूध है, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, मिर्च मसाले तक, ये सब मिलाकर जो हमारे घर में ही खपत हो सकती है। 5,000 का जो हमारे 10 मेंबर का परिवार है, इसलिए हम इसे घर की मंडी कहते हैं। अपनी जरूरत की चीजें आप ही पैदा करो, जो बचत होगी वो मुनाफा ही है। बस यही तो बात है। खर्चे घटाने के बजाय दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। 2-2 एकड़ जमीन है, बीच में बड़े बड़े ट्रैक्टर खड़े किए हुए हैं। बस पड़ोसी से नाक नीची ना हो जाए। अगर खेत में पानी देने भी जाना है तो वो भी मोटरसाइकिल पर ही जाना है। यही वो बातें हैं जो हमारे खर्चे बढ़ाती हैं। प्रीतम, ओ भाई, गेहूं की फसल में फंसा रहेगा। इस गेहूं चावल की पुरानी रवायती खेती में ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा। कल को आना हमारी मीटिंग में, वहां तुझे पता चलेगा कितनी विशाल है नई खेती की दुनिया। अच्छा आ जाऊंगा चाचा जी। ये लड़का है ना बेचारा, इसके भाई ने ना थोड़े दिन हुए खुदकुशी कर ली थी हमारे गांव में। तू चाचे की बात मान कर देख। जा तू अपना काम कर। ये हैंड व्हील जो है, ये हाथ से गुड़ाई करने के लिए मशीन है। अगर हम ट्रैक्टर से गुड़ाई करेंगे तो उससे 3 तरह का नुकसान होता है। एक तो जमीन में 11 क्विंटल ट्रैक्टर का बोझ पड़ेगा, जमीन सख्त हो जाएगी। दूसरा, हम डीजल जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण हो जाएगा और खर्चा भी होगा। अगर हम गुड़ाई में कीटनाशक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, उससे खर्चा बढ़ता है, साथ ही वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है। अगर हम हाथ की मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो सस्ता पड़ेगा बहुत ज्यादा। हाँ भाई प्रीतम, क्या सेवा करूं तेरी? लाला जी, गारंटी दिलवानी है। गारंटी कैसी? बैंक से लोन लेना है। लोन कैसा? सोचा इस बार फसल बाड़ी को
खाद पानी की कमी न रह जाए, पैसे जितने मर्जी खर्च हो जाए। मूर्खों वाली बात ना कर। जितना मर्जी माथा मारते रहे, बलियों से दाने ही निकलने हैं, सोना नहीं निकलना। तेरे भाई ने भी यही काम किया था, कर्जे पर कर्जा लेता गया और जमीन खाती गई। क्या बना उसका? पर लाला, जाट खेती बाड़ी के बिना करे तो करे क्या? हजारों काम है करने वाले। सारे जाट कहीं मिट्टी तो नहीं खाते। तेरे भाई ने भी यही गलती की थी, वो खेत में ही घुसा रहा। तू मेरी बात मान, बैंकों के चक्कर में ना पड़। खेती के सारे लोन नहीं वापस होगा। किसको ढूंढता है? एजेंट को? वो तो 15 दिनों से अंदर है, लोगों को पैसे लेके भाग गया। जमानत भी नहीं है अभी उसकी। तूने तो नहीं पैसे फंसा दिए? कितने दिए हैं? अब नहीं मिलने पैसे, बहुत लोगों के पैसे फंसे हैं। राम राम कर अब। दादाजी, रोटी खा लो। आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया है। नहीं बेटा, आज मन नहीं करता रोटी खाने को। जो होना था हो गया, अब आगे की सोचो। मुझे लगता है हमारे यत्न में ही कोई कमी रह गई। अगर हमने थोड़ी सी कोशिश और की होती तो प्रीतम ने हमारे हाथों से नहीं जाना था। सारा कसूर हमारा है। सारा कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सके। पता नहीं इस घर पर क्या प्रकोप है। पहले बड़ा भाई भी ऐसे ही गया और अब छोटा भी। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनका दुख सारे गांव का साझा दुख है। किसी न किसी तरह हर कोई उनकी मदद कर रहा है।
हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? उनकी जमीन वापस कर दो। मैंने प्रीतम को इतनी बड़ी रकम दी है, वो कैसे वापस आएगी? जमीन किसी को ठेके पर दे देगी या आप खेती करेगी, सालाना छमाही पैसे लौटा देगी। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। अच्छा सोचते हैं। चाचा जी का सुन के बड़ा अफसोस हुआ। भगवान की करनी का कुछ पता ही नहीं चलता, न जाने उसकी क्या मर्जी। पहले ताया जी के साथ इसी तरह हुआ, अब चाचा जी भी। चाची, आप किसी तरह की फिक्र ना करना, सारा गांव आपके साथ है। हर कदम पर हम आपके साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, गांव छोड़ना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, पर गांव को भूल जाना तो कोई मजबूरी ना हुई। गांव की हालत इस करके खराब हो रही है क्योंकि गांव वाले गांव को भूल रहे हैं, गांव में रहने वाले भी और गांव से बाहर रहने वाले भी। तो यूनिवर्सिटी में लोगों को खेती बाड़ी पढ़ाता है ना, गांव में भी 1-2 दिन लगा लिया कर। जो महीने में 2 दिन भी तू गांव आ जाए तो तेरी पढ़ाई लिखाई का गांव को फायदा हो जाए। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब सोच ले। पंजाबी भाईचारे व सभ्याचार की पुरानी रवायतों को कायम रखते हुए हमारे लाला जी ने फैसला किया है कि प्रीतम की जमीन उसे वापस कर देंगे और सिवाय मूल के उससे कुछ पैसा वसूल नहीं करेंगे। इतनी दरियादिली दिखाने के लिए हम इनके दिल की गहराइयों से ऋणी। और अब हम प्रीतम के परिवार से सलाह करेंगे और यह भी तय करेंगे कि उसके परिवार को ठेके पर कुछ जमीन ले दें ताकि उसकी आमदनी के साथ वो अपना गुजारा भी चला सके और लाला जी का ऋण भी वापस कर सके। और अब मीटिंग के बाद हम प्रीतम के घर चलेंगे और उसके साथ बातचीत करेंगे ताकि कोई रास्ता ढूंढा जा सके। चाचा जी, मैं भी मीटिंग में शामिल होना चाहती हूँ। आओ बेटा आओ। जी आया नु, बैठो। उठ बेटा। तो दोस्तों, और जो बातें आज हमें करनी है वो ये है कि किसान खेती के पुराने व रवायती चक्रों से निकले, नई खोजें और नए ज्ञान का स्वागत करें। अगर इसी तरह हम गफलत व अनदेखी के अंधेरे में चलते रहे तो ये कुदरत की नियामतें हमेशा के लिए छिन जाएंगी और कुदरत के भंडार सूख जाएंगे। और अब हम कुदरत की लीला में अपनी दखलंदाजी बंद करें, नहीं तो हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां खुदकुशी करने को मजबूर हो जाएंगी। क्या हम सब ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली संतान भी ये संताप भोगे? और अब सरकार की बैसाखियां छोड़ के अपनी खेती की खपत के लिए खपतकारों से सीधा रिश्ता कायम करें। अगर सरकार की गिनती विनती में पड़े रहे तो उन्होंने हमें ऐसे ही चक्करों में डाले रखना है। अगर सरकार माल ना उठाएगी तो कौन उठाएगा? रेडियो फेरियों वालों का माल कौन सा सरकार उठाती है? लोग ही खरीदते हैं ना, क्योंकि हम लोग हमेशा सरकारों से सहारा मांगते रहे हैं। इसीलिए हमारी व्यापारिक सोच ना बनी, और व्यापारिक सोच ना होने का नतीजा कि हम ना आज तक नई मंडियां ढूंढ सके और ना ही पैदा कर सके। लाखों की बात की है इस लड़की ने। आसरा हमेशा ही इंसान के दिमाग में नई सोच पैदा होने के रास्ते में रुकावट बनता है, और जिस इंसान के दिमाग में नई सोच पैदा ना हो वो दिमाग कंगाल हो जाता है। अब किसी चमत्कार के इंतजार की जरूरत नहीं, अब वक्त है नई राहों पर पांव रखने का
मुझे खुशी है कि आज डॉक्टर बलदेव जी, जो हमारे गांव के नौजवान हैं और खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ये हमारे बीच बैठे हैं। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्होंने अपनी सेवाएं हमारे गांव को देने का प्रण किया है। अब मैं बहुत बोल चुका, मैं डॉक्टर साहब से विनती करूंगा कि अब वो अपने विचार मीटिंग में रखें। दोस्तों, खेती बाड़ी के हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे बिना सोचे समझे उठाया एक कदम भी विनाशकारी होगा। हमारा ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का भी। इसीलिए हमें रवायती सोच और ढंग तरीके छोड़ के वैज्ञानिक सोच के ढंग तरीके अपनाने होंगे। दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज पानी और अपनी धरती को बंजर और जहरीला होने से बचाना पड़ेगा। इसलिए गेहूं और चावल के चक्कर से बाहर निकलना होगा। मैं नहीं कहता कि आप एकदम इसे छोड़ दें, पर कम से कम हर किसान ये प्रण तो करे कि वो अपनी खेती का तीसरा हिस्सा और फसलों के नीचे लाए या लाने के बारे में सोचे। डॉक्टर साहब, बातें तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर असली बात यह है कि हमसे गेहूं चावल नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों जी? हाँ हाँ, बात तो ठीक ही है। खेती के ढंग तरीके ही रवायती नहीं, यहाँ तो सारा नजरिया ही रवायती हो रखा है। कोई नई बात सुनने को तैयार ही नहीं। अब हमें पता है कि हमारे पास पानी की कमी है, तो हम फसलें वही बीजें जिन्हें पानी कम लगे। हम तो लकीर के फकीर बने हुए हैं। बीमारी कोई होती है, हम कीटनाशक दवाई डाल देते हैं। कीड़े लगे होते हैं तो हम बीमारी की दवाई डाल देते हैं। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। कोई बात नहीं, किसी भी तरह का बदलाव आने को वक्त लगता है। इधर और इधर में फर्क है। हमारे तरफ के किसानों अपनी हक, शक्ति और क्षमताओं को समझते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो रहा है। मेरे विचार में यहाँ बहुत कुछ गलती हो रहा है। ரொம்ப பெரிய தப்பா நடக்கிறதுங்க இந்த மாதிரி ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்கிறதுங்க வாழ்க்கையில்। यहाँ पंजाब में औरतों को सही स्थान नहीं दिया जाता है, ना कोई महत्व दिया जा रहा है। हाँ, यहाँ औरतों की कोई इज्जत नहीं। इस समाज में हमें कोई कुछ समझता नहीं। समाज ये समझने को तैयार ही नहीं कि औरतों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। हरा इनकलाब हो या सफेद इनकलाब, हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं। वो समझते हैं ये खेती सिर्फ मर्दों का काम है। औरतों को तो इसकी जानकारी ही नहीं। हम औरतों को जानबूझकर अलग रखते हैं ताकि हमारे वजूद को खत्म कर दिया जाए। पहले तो जान से ही मार देते थे। पहले क्या, अब भी यही होता है। अब तरह तरह के टेस्ट चल पड़े हैं। पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। हर जगह शोर है, पंजाब ये है, पंजाब वो है। बड़े शर्म वाली बात है। क्या ये वो पंजाब है जहां सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं होती हैं? अगर जान से नहीं मार सकते तो उसकी अहमियत ही खत्म कर देते हैं। उसे किसी लायक ही नहीं समझते। बड़े भाई ने अपनी घरवाली से कभी कोई बात नहीं की, बस घुल घुल के मर गया। इसने भी ऐसा ही किया। मुझे कभी किसी बात के लायक नहीं समझा, बस अंदर ही अंदर घुट घुट के मर गया। अगर हमें साथ लेके चलते तो ये हालत ना होती जो आज है। मुझे अमरजीत का बहुत फिक्र हो रहा है। वो बड़े मजबूत इरादे वाली लड़की है। उस पर एक बड़ा दुख जरूर गुजरा है, पर दुख कई बार इंसान को और मजबूत बना देता है। चाची हमारी बड़ी जागरूक औरत है। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। चाचा जी, बुलोवाल कैंप को जाने के लिए 7 लोग तैयार हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम लोग तैयार हो सवेरे। यहाँ से सुबह निकलने का विचार बनाया है। चाचा जी, क्या औरतें कैंप में नहीं जा सकती? क्यों नहीं बेटा? ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। इससे किसानों को काफी फायदा होता है। सारी रिकॉर्डिंग होती है,
जैसे बारिश कितनी हुई, किस समय कितना तापमान, किस समय कितनी हवा चली, फसल को इन सब से क्या नुकसान हो सकता है, इसमें सारी रिपोर्ट आ जाती है। 5 स्टेशनों में हमारा ये सिस्टम लगा है जिससे मौसम की सारी रिपोर्ट मिल जाती है और हम वही रिपोर्ट मीडिया को भेज देते हैं कि आने वाले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। ज़्यादा बारिश होने वाली हो तो हम किसानों को सलाह देते हैं कि पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे ना करें ताकि उनका नुकसान ना हो। देखो भाई, ये साधारण सा यंत्र है, इससे हम देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में वर्षा कितनी हुई। इसमें से पानी होके ये जो नीचे रखा बर्तन है उसमें इकट्ठा होता रहता है और इसके साथ ये जो ट्यूब है इसके साथ हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हर किसान देख सकता है कि वर्षा कितनी हुई है, अब फसल को पानी कितनी देर बाद देना है। हर्बल खेती हमारी प्राचीन पद्धति है, इसे किसान थोड़ी जगह में भी कर सकता है। इसमें खर्चा बहुत कम है और किसानों को मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। आज खेती की सफलता के लिए मिट्टी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि उसके खेतों में किन तत्वों की कमी है, कितनी वो खाद डाले। ये जो उपकरण आप देख रहे हैं ये मिट्टी टेस्ट करने का उपकरण है। आप अपने खेत की मिट्टी लेकर आओ तो सिर्फ 9 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि आपके खेत में किन किन तत्वों की कमी है और किन की अधिकता। सो हमें ये बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि फसल बीजने से पहले हम अपनी मिट्टी टेस्ट करवाएं। खेती में उन्नति के लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ना होगा, इससे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। फूलों की खेती और बागबानी काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। फसलों के साथ साथ पेड़ भी लगाए जा सकते हैं ताकि पेड़ों से भी आमदनी हो सके। भगवान ना करे अगर कोई फसल अच्छी ना हो तो कम से कम पेड़ों से आमदनी हो सकती है। ये लेमन ग्रास है, इसका तेल निकलता है। तेल भी हम जो पहले ही मेंथा प्लांट्स लगे हैं उनमें से निकाल सकते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि जो जंगल के लिए जो वृक्ष लगाए हैं, पॉपुलर सफेदा वगैरह, उनमें भी लगा सकते हैं। और इसे एक बार बीज कर हम 4-5 साल तक दोबारा बीजने की ज़रूरत भी नहीं। अगर हम अच्छी तरह संभाल रखें, थोड़ी लागत में हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। इस पर लागत बाकी फसलों के मुकाबले कम है, लेकिन मंडी इसकी बहुत बड़ी है। जितने भी साबुन बनते हैं, रिन वगैरह, इस तरह कॉस्मेटिक का सामान जितना है उसमें ये तेल इस्तेमाल होता है। और जो सबसे बड़ा लाभ है ना, जिन किसानों ने मेंथे के प्लांट लगाए हैं वो 2-3 महीने चल के बाकी 8-9 महीने बंद रहते हैं। वो इस मेंथे की खेती की वजह से चलते रहेंगे। पंजाब में किसानी में संकट की वजह पानी, खाद और दवाइयों का अंधाधुंध दुरुपयोग है। जमीन के बीच के तत्व जिंक, सल्फर, तांबा और लोहा आदि का बरकरार रहना जरूरी है। खाद जरूरत के मुताबिक सही ढंग से डालें। पानी की कमी को देखते हुए चना, मक्की व दालों की खेती की जा सकती है। वैज्ञानिक सोच और खेती के नए नए ढंग अपनाने पड़ेंगे। सिंचाई के नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। पानी को जाया ना करें। ये देखो, खेत भर गया, पानी कतारों से बह रहा है। पानी की बूंद बूंद कीमती है, पर यहाँ अंधाधुंध पानी जाया हो रहा है। अपने लोग पानी की परवाह नहीं करते। खेती के साथ साथ सहायक धंधे भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन। इसके साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती भी बहुत कम लागत से की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप हमें पहले ट्रेनिंग पर क्यों नहीं लाए? मुझे भी आगे बड़ी ट्रेनिंग पर जरूर भेजना। हाँ, क्यों नहीं, पक्का। मैं भी अब लुधियाना में एडवांस ट्रेनिंग पर जरूर जाऊंगी। चाचा जी, ये है मसर और ये है सफेद चने। ठीक, वो है काले चने। ये तो बेटा तुमने बहुत अच्छा किया कि तूने जो दालों की खेती शुरू की। ये जो चने हैं, ये तो इनकी कीमतें मार्केट में बहुत ऊंची हैं। दूसरे, इनके पत्तों की ऑर्गेनिक सामग्री जो है जमीन को बल देती है। तीसरा जो है, इसे पानी की बहुत कम जरूरत है। चौथी सबसे बड़ी बात है, दालों की खेती की लागत बहुत कम है। बड़े कम खर्चे में दालें पाली जा सकती हैं।
ਉਹ ਪਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਜਗਤਪੁਰ ਕੇ ਪੇੜੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਨੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਨੀ। ਟਨ 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 ਟਨ। देखो ये स्ट्रॉबेरी की फसल कितने सलीके से लगाई है। मैं समझता हूँ हमारे इलाके में खेती में एक नई नींव डाली है इसने, और दूसरे किसानों को मार दिखाया। मैं समझता हूँ इसने करिश्मा कर दिखाया 1 साल के अंदर अंदर। ये है मेरी स्ट्रॉबेरी की पहली फसल। इस साल मैं आपका आधा कर्जा चुका दूंगी। लगातार धुंध और नमी के कारण ब्लाइट आगे लगती है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अमरीक सिंह, क्या हाल है? कामकाज कैसा है? कामकाज तो महाराज जो है सो है। और क्या बात है? हमारा तो गेहूं चावल ही पीछा नहीं छोड़ रहा है, पर आज हम उससे पीछा छुड़ाए हैं। लगता है पक्का फैसला करके आए हो। वो फैसला नहीं यार, कसम ही खाकर आए हैं। बोले सोनिया। फिल्म चाहे खत्म हो गई हो, लेकिन हमारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। संघर्ष किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने आप को बदलने के लिए अपने आप के खिलाफ। जीवन और समाज में एक नई क्रांति की दहलीज तक मार्ग सुझाने का संघर्ष। राष्ट्र की किसानी के भविष्य में एक नया सूरज उगाने का संघर्ष। हमारी जड़ों में बैठा रूढ़िवाद और अज्ञानता के खिलाफ संघर्ष। ज्ञान की नई शक्ति से जुड़ी हिम्मत जगाने का संघर्ष। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग पंजाबी किस्साकार कवि ने लिखा है कि हाशम फतेह नसीब उनको जिन्होंने हिम्मत धार बनाई।